नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। पॉलिटिकल की क्लास में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है हमारे भारत का संविधान कैसे बना, उसके कहाँ कहाँ से स्रोत थे, कौन कौन से स्रोत थे, किस किस देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। उसके अलावा हमने देखा भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, 4 में, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे और आज हम पढ़ेंगे भाग 5 पार्ट 5 यूनियन आर्टिकल 52 to 151। 52 से 151 तक ये चलता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि पार्ट 5 यूनियन, यूनियन यानी संघ। संघ कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है जिसके सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ अंग होते हैं। तो संघ 3 चीज़ों से मिला होता है। पहली होती है विधायिका जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा होती है कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं और तीसरी होती है न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं किसके, संघ के। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर रहती है, मतलब ये इसके कार्य में, ये इसके कार्य में टीका टिप्पणी कर सकती है, लेकिन जो न्यायपालिका होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। उसके मामले में ऊपर दोनों में से किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अपने निर्णय होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो निर्णय होता है वो राज्य को भी मानना पड़ता है। केंद्र में अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो केंद्र को मानना पड़ता है। केंद्र सरकार अगर अपनी बात को रखना चाहती है तो वहाँ क्या करती है, अपना बात रखती है, केस चलाती है, उस पर रिट दायर करती है, ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन वो एक प्रोसेस के तहत है। जैसे आम जनता को है वैसे केंद्र को भी है। तो उस इनके मामले में कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं हम ये चाहते हैं तो आप यही करिए। तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है और संघ के ये 3 अंग माने जाते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए पहली हमारी है विधायिका या लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं। विधायिका मतलब विधि बनाना, विधि मतलब नियम बनाना। जहाँ किसी चीज़ का नियम बनता हो वही विधायिका होती है। तो नियम 2 तरह से बनते हैं, एक होता है केंद्र का जो पूरा देश मानता है, एक होता है राज्य का। देखिए एक केंद्र में बनेगा नियम जिसको पूरे देश को मानना पड़ेगा और एक राज्य में बनेगा जिसे राज्य में, जिस आप राज्य में रह रहे हैं उसके अपने कुछ कानून होंगे, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो केंद्र की जो विधायिका होती है वो किस पे निर्भर होती है, वो होती है संसद पे निर्भर। और संसद किससे मिलके बना होता है, संसद बना होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो केंद्र की जो विधायिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, संसद में निहित होती है। और संसद किनसे मिलके बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बना होता है। इसी तरह राज्य की जो शक्ति है वो विधानमंडल में निहित होती है। राज्य की जो शक्ति है वो विधान मंडल में होती है। और विधानमंडल किन चीज़ों से मिलके बनता है विधान परिषद, दूसरा होता है विधानसभा और यहाँ राज्यपाल है। जो शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है वही शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास भी होती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप राष्ट्रपति का पढ़ेंगे, शक्तियाँ, उसकी कार्यप्रणाली, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वही सेम चीज़ उसको हटाया जाना, ये वही सेम चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो वही सेम चीज़ राज्यपाल के लिए भी लागू होती है। तो राज्य के विधायिका की शक्ति कहाँ है, विधानमंडल में। विधानमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अब इन सब का क्या काम होता है, इन सब का जो कार्य होता है वो होता है विधि बनाना। यानी विधायिका
केंद्र की विधायिका जो होती है वो संसद से चलती है और राज्य की विधायिका जो होती है वो विधानमंडल से चलती है। और ये जो हमने पूरा चार्ट आपको बताया है, इस चार्ट का काम क्या होता है, विधि या नियम बनाना। तो अब नियम बन गया, अब नियम बन गया तो उसको कोई पालन भी करेगा और करवाएगा भी। तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, प्लान, आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, उसको चलाते भी हैं। तो वो चलता कहाँ से, वो है कार्यपालिका से। आप इसका चाहें तो खींच सकते हैं स्क्रीनशॉट भी या लिख सकते हैं, लिख लीजिए फिर हम बता रहे हैं। कार्यपालिका की शक्ति, जब विधायिका दो तरह की होती है तो कार्यपालिका भी दो तरह की चलेगी। एक का चलेगी केंद्र की कार्यपालिका और एक चलेगी राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका देखिए, केंद्र की कार्यपालिका जो होती है वो चलती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, और राज्य की जो कार्यपालिका है वो राज्य मंत्रिपरिषद से चलती है। परिषद से चलती है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे हमारे होते हैं उप मंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद में भी तीन तरह के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ये जो तीन मंत्री होते हैं ना, यही अपने में से एक प्रमुख को चुन के ऊपर भेजते हैं और कहते हैं ये हमारा लीडर है और हमारा देखरेख करेगा और ये राष्ट्र का क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसके तीन तरह के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट के होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों का प्रमुख जो होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। और इन सब का क्या काम होता है, इन सब का काम होता है कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार कार्य करना। ठीक, इनका कार्य क्या होता है, विधायिका द्वारा जो विधि या नियम बनाए गए हैं उसके तहत ही कार्य करना, ये इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई मंत्री ऐसा है जो अपने पद पे सही से कार्य नहीं कर रहा है नियम के तहत, विधि के अनुसार, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में राष्ट्रपति से कहेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे उसको अपने पद से हटा देगा। लेकिन सलाह किसकी रहेगी, प्रधानमंत्री की। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि संघ तीन अंगों से मिलकर बना होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका दो तरह की होती है, केंद्र की और एक राज्य की। केंद्र की विधायिका की शक्ति जो है वो संसद से चलती है और राज्य की विधायिका की शक्ति विधानमंडल से चलती है। वो विधायिका का कार्य होता है विधि बनाना, और कार्यपालिका क्या होती है, केंद्र की कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिपरिषद से चलती है और राज्य की कार्यपालिका राज्य मंत्रिपरिषद से चलती है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री,
और राज्यों के मुख्यमंत्री। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। हर कोई क्या करता है, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिसने भाग 5 शुरू किया और राष्ट्रपति से पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन आपको राष्ट्रपति को जानने से पहले उसके पीछे का जो बेस है वो जानना ज़रूरी होता है। अब इतना आप जान लिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं संसद का जो 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसमें सबसे पहला जो है वो है राष्ट्रपति, जो प्रमुख माना जाता है, उसी के बारे में अब हम जानेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो है वो भाग 5 के तहत ही आता है, लेकिन आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन जो इसका होता है उसमें कुछ सदस्य हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के 31 सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? राज्यों के लेते हैं और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के सदस्य भी भाग लेते हैं। देखिए 29 तो राज्य हैं हमारे, अब घट के कम हो गए, 27 हो गए हैं। तो पहले 29 थे तो 29 राज्य के लेते थे, और 2 विधान जो 2 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ के भी सदस्य भाग लेते हैं। तो 29 + 2 करेंगे तो 31 आ जाएगा। अभी जो बदलाव हुआ है उसके बाद इसके काउंटिंग में चेंजेस आए होंगे, लेकिन उसके पहले तक यही था, 31 सदस्य थे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के 31 सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और निर्वाचन की एक पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये एक पद्धति होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इसको बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली के तहत होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब आप इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में याद करिए, किसी में याद करिए, लेकिन याद रखिए। और एक ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के 31 सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग लेते हैं? तो ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य, एक एक सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। इस तरह से 31 विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। और इनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है। ये थी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके उम्मीदवार के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है। देखिए 50 होने चाहिए प्रस्तावक,
50 होने चाहिए अनुमोदक और जमानत राशि होनी ज़रूरी होती है। यानी 50 लोग क्या कर सके, प्रस्ताव दे सके, 50 लोग जो है कि उसका क्या कर सके, अनुमोदक यानी आगे बढ़ा सके, और 15,000 रुपये जमानत राशि उसको जमा करना ज़रूरी होता है। इतना डिटेल राष्ट्रपति का इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप बीईओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, तो डीप पूछता है और एग्ज़ाम का लेवल अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछना बंद करके थोड़ा उसके अंदर के चीज़ों के बारे में अब ज़्यादा पूछता है। तो ये चीज़ें भी पूछा जा चुका है कि कितने सदस्य राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक होते हैं, कितने अनुमोदक होते हैं और कितने हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो 50 सदस्य क्या होते हैं, उसके प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होते हैं और 15,000 रुपये उसे जमानत राशि के तौर पे देना पड़ता है। देखिए और क्या होता है, योग्यता। योग्यता जो है राष्ट्रपति की, वो क्या हो, पहले तो भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी जो इसकी योग्यता है कि लाभ के पद पर न हो, और चौथी जो महत्वपूर्ण योग्यता है कि लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। ये जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये होने ज़रूरी है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रपति का उम्मीदवार मानता है तो उसके अंदर ये चारों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहले तो आप भारत के नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुके हो। पहले ये चीज़ें पूछी जाती थी कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होगी, लेकिन अब ये जो लगातार राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया है कई साल से, वो ये है कि लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, यानी वो काबिल हो लोकसभा सदस्य बनने के या बना हुआ हो चुका हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसकी योग्यता में मायने रखती हैं। अब अगली चीज़ देखते हैं, शपथ। देखिए शपथ जो है, राष्ट्रपति को जो शपथ होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमुख न्यायाधीश होता है वो उसको शपथ दिलाता है। तो हमने क्या क्या देखा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के 31 सदस्य और 2 केंद्र शासित सदस्य जिसमें मिले हुए थे दिल्ली और पांडिचेरी के, भाग लेते हैं। एकल मत संक्रमणी या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत क्या होता है, उनका चुनाव होता है। उम्मीदवार को क्या करना होता है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये धनराशि जमा करनी पड़ती है। योग्यता उनकी क्या हो, भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो, और क्या हो, लाभ के पद पे, यानी कोई भी ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट पे ना हो जहां सैलरी आती हो। उसके अलावा लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट, ऐसी मीन्स सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इसके आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति किसका किसका निर्वाचन करता है, चुनता है, और राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आज हमने उसकी इंट्रो दी है, कल हम उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे और उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति से आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें पूछता जरूर है, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो चाहे आप सीटेट दे रहे हो, पूछता जरूर है इससे क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।